अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम वर्क एनर्जी पावर का ब्राह्मणियान पॉपुलेशन का लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कि जो एनर्जी होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर जब हम नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है कि जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिटरमिन्ड रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट। तो कल भी मैंने डिस्कस किया था, अगर ये एक पार्टी पड़ी हुई है तो एक शख्स जमीन पर खड़ा हुआ है। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? समीना, आवाज आ रही है? कटिंग के साथ आ रही है वॉइस। ठीक आ रही थी वैसे। चले फिर वो इंटरनेट का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता सही हो जाएगी। तो जैसे अगर ये एक बॉडी पड़ी है और एक शख्स जमीन पर खड़ा है, तो जमीन पे जो शख्स खड़ा उसके रिस्पेक्ट से तो इसके पास हाइट मौजूद है। तो जब हाइट है तो इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और एक शख्स जो यहीं पर इसके पास खड़ा है, इसके रिस्पेक्ट से इस बॉडी के पास हाइट नहीं है, तो यानी कि इस बंदे के रिस्पेक्ट से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और इसके रिस्पेक्ट से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, यानी कि mgh मौजूद है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि ये हमेशा क्या करती है, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है। और जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसको आप क्या करते हैं, उसको आप जीरो वहां पर आपके फिर वो, अगर तो वो फील्ड के अंदर पॉइंट है, मतलब ये ग्रेविटेशनल फील्ड है और ये आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है और ये यहाँ से आपने यहाँ तक आना है, तो फील्ड के अंदर अगर होगा रेफरेंस पॉइंट, वो आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा रेफरेंस पॉइंट लेना है। अगर फील्ड के अंदर रेफरेंस पॉइंट होगा फिर जाहिर है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी। लेकिन हम जो मतलब एक कंसेप्चुअल के लिहाज से हम जब हमने कैलकुलेशन करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो इसका रेफरेंस पॉइंट है वो फील्ड से बाहर रखते हैं। तो ये हमने रेफरेंस पॉइंट यहाँ से फील्ड से बाहर यानी कि इन्फिनिटी पर रख दिया। इन्फिनिटी से हमने क्या करना, बॉडी को फील्ड के अंदर लाना है। तो बॉडी को जब आप फील्ड के अंदर लाएंगे तो जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो उसको फिर हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड है तो जब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड है तो जाहिर है कि पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब हम अगेंस्ट द फील्ड वर्क करते हैं। अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड काम करें तब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। जब आप अगेंस्ट द फील्ड मूव करेंगे तो जो आप वर्क डन करती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है। तो लेट्स वो आप अगर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करनी है तो ग्रेविटेशनल फील्ड की तो डायरेक्शन अगर उसकी में करना है फिर तो आप बॉडी को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, एट इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे। फील्ड के अंदर से आपने कहाँ पे लेके जाना पार्टी को, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा और हम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, फिर उसको हम क्या नाम देंगे, पोटेंशियल एनर्जी उसमें जो स्टोर हुई है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? तो रेफरेंस पॉइंट आपकी मर्जी है कि आप कहीं पर भी उसको चूज कर सकते हैं। और ये आपके दो एमसीक्यू में, अगर आपका जो फील्ड अट्रैक्टिव है तो तब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। अगर आपका फील्ड रिपल्सिव है तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा, फील्ड तो इनविजिबल होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फील्ड हमारा अट्रैक्टिव है, ये फील्ड हमारा वो रिपल्सिव है। तो आप बताएंगे कि सर अगर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्स अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारी नेगेटिव आई है तो वो फिर हमारा जो फील्ड है वो अट्रैक्टिव होगा। अगर हमारा पोटेंशियल वो फील्ड हमारा पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आई है तो फील्ड हमारा क्या होगा, फील्ड हमारा रिपल्सिव होगा।
वॉइस डिस्टॉर्शन हो रही है। अब पता नहीं, मेरी तरफ से तो इंटरनेट सही है, जा रहा है, क्लास डिस्कनेक्ट नहीं हो रही, तो पता नहीं फिर क्या इशू आ रहा है। अब आवाज सही है? अब आवाज आ रही है? डिस्टॉर्शन तो नहीं अब आ रही? अभी डिस्टॉर्शन आ रही है? सर अब ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हो तो सिंपल हम देखें MgH जो हमारे पास जो फार्मूला आता है, ये इन एनर्जी, इसका हम पास नाम लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो वो इन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन हम अमूमी तौर पर नाम क्या लिखती हैं, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इन एनर्जी का पूरा नाम क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इफ सरफेस ऑफ अर्थ इज टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट, तो तब हमारा फार्मूला क्या होगा, MgH होगा। यानी कि अगर आप जो जमीन की सरफेस है उसको आप रेफरेंस पॉइंट लें, तो फिर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी MgH, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला जो फार्मूला, और ये आपको पता है कि इस फार्मूले की लिमिटेशन है कि जब तक G की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तब आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये फार्मूला आप यूज नहीं कर सकते। ये जो फार्मूला है ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ये आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि फील्ड हमारा अट्रैक्टिव है, जैसे हम यहाँ पर पॉइंट पर है, अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है तो इसका मतलब हमारा फील्ड अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव फील्ड का मतलब क्या है कि जमीन बॉडी को नीचे की तरफ खींच रही है और हम बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जा रही हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा अगेंस्ट द फील्ड वर्क डन करने से होती है स्टोर। अगर ये फार्मूला हमारा आता है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो कहाँ पे चला गया, वो इन्फिनिटी पे चला गया है। और वहां पर चूंकि इन्फिनिटी का मतलब क्या है, वो पॉइंट फील्ड से बाहर है। जब वो पॉइंट फील्ड से बाहर है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, हाफ KX²। ये वैल्यूज आपको जुबानी याद होनी चाहिए। बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, ये फार्मूला आ जाएगा। बिटवीन द कैपेसिटर, हाफ CV²। बिटवीन द इंडक्टर, इंडक्टर में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आती है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन कंप्रेसर स्ट्रेच स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ है, ये सारे आपने अच्छी तरह से इसको याद रखना है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन। जैसे मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी तभी आती है, तभी स्टोर आती है, तभी आपको मिलती है जब आप वर्क डन करती हैं। इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पॉइंट टू इंफिनिटी वेयर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ग्रेविटेशन फील्ड की बात करनी है तो फिर अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाएं तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो तो बॉडी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। वर्क आपको कब करना पड़ेगा, जब आप अगेंस्ट द फील्ड जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर कोई सा पॉइंट है, इस पॉइंट से उठाकर आपने बॉडी को इन्फिनिटी पे लेकर गई हैं, जितना आपने वर्क डन किया उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो अगर आप पेड स्टूडेंट है तो बुक आपको ग्रुप में शेयर की हुई है, ये बुक का नाम है जियान पब्लिशर। तो ये हमारा फिर फार्मूला आ गया। ये हमारा फार्मूला एट एनी डिस्टेंस आर। और आप जानते हैं कि स्मॉल आर किसके इक्वल होता है, स्मॉल आर होता है R प्लस H के इक्वल होता है। इस टेक्निकलिटी को आपने ध्यान में रखना है। सम टाइम आपको क्या देता है, सम टाइम आपको R की वैल्यू दे देता है, लेकिन सम टाइम आपको R और H दोनों की वैल्यू देता है। तो जब आप R और H दोनों की वैल्यू आपको देता है तो तब आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, फिर आपको ये स्मॉल r मिलेगा, फिर आपने उस वैल्यू को यहाँ फार्मूले में पुट करना है, फिर आपका आंसर आएगा। तो अगर आपको रेडियस ये वैल्यू आपको दी जाती है और इसी को आप स्मॉल r समझ के यहाँ पर पुट कर देती हैं,
एज को यूज ही नहीं करते, तो फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस टेक्निकलिटी को आपने ध्यान में रखना है। मेरी वॉइस कम आ रही है सबको? ठीक आ रही है सर। जिनकी वॉइस जिनको कम आ रही है वो हैंड फ्री लगा लें, तो मीना को सही आ रही है, आसिम को भी ठीक आ रही है। जिनको वॉइस कम आ रही है वो हैंड फ्री लगा लें, या फिर आपकी तरफ इंटरनेट के इशू हो गए जमीला। तो इस टेक्निकलिटी का आपने ध्यान रखना है। ये एट द सरफेस है, एट द सरफेस के लिए आप कैपिटल आर यूज करते हैं, एट एनी डिस्टेंस आप स्मॉल आर यूज करते हैं। ये इंटरनेट का इशू होगा फिर आपकी तरफ। तो अगर आपको डायरेक्ट आर की वैल्यू दी जाती है तो फिर आपने उसको यूज करना, लेकिन अगर आपको रेडियस ऑफ समटाइम ये भी होता है, क्योंकि रेडियस ये जो कैपिटल आर इसको आप बोलते हैं रेडियस ऑफ अर्थ है, इसकी वैल्यू तो आपको जुबानी याद होनी चाहिए, 6400 किलोमीटर। ठीक है, आप पेपर वाला क्या करता है, पेपर वाला आपको ये वैल्यू देता ही नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि ये वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए। पेपर में जस्ट आपको हाइट दे देता है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, वो जो हाइट दी होगी वो ही उसको आर को आप क्या वो क्या करेंगे, आर को एच लिख देंगे, और वो जो हाइट की वैल्यू दी होगी उसको यूज करके वो अब वो कोई ना कोई उसका आंसर आ जाएगा। पेपर वाला वो आंसर उसने ऑप्शन में लाजमी दिया होगा, क्योंकि उसे पता होगा कि जिस बंदे के पास कंसेप्ट नहीं है वो एच को डायरेक्ट यूज कर लेगा, तो उसका जो सॉल्व करके जो आंसर आता है वो उसने ऑप्शन में दिया होता है। तो आप ये समझते हैं कि जी मेरा ये आंसर आ गया है, तो ये मेरा ऑप्शन मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन गलत है। पेपर वाला आपके साथ इस तरह बहुत ज्यादा खेलता है। देखिए, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि जब आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर होता है, तब आप उसको कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपके दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर होती हैं तो फिर आप उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर आपका एक पॉइंट फील्ड के अंदर है और दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पर है, फिर आपको उसको बोलती हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पर आ जाता है, इसका मतलब है आपका जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर एक है और दूसरा पॉइंट फील्ड के अंदर है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाला जो मैं आपको बता रहा था आर और एच का, ये भी क्लियर है कि पेपर में आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको आर दिया गया या एच दिया गया है। एच अगर दिया गया फिर आपको आर प्लस एच करना होगा, उसके बाद आपके पास आर आता है। डायरेक्ट आपने एच को यूज नहीं करना, क्योंकि आर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो आर होता है ये फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। तो आपको जो एच दिया जाता है वो दी जाती है सरफेस ऑफ अर्थ से। वो आपसे बोला जाएगा कि ये बॉडी है, ये सरफेस ऑफ अर्थ से जी 400 किलोमीटर वो दूर है। तो चूंकि सरफेस ऑफ अर्थ से 4 किलोमीटर दूर है, आपने डिस्टेंस लेना सेंटर ऑफ अर्थ से, यानी कि ये सिचुएशन बनती है, ये सेंटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर और बॉडी यहाँ पर है। वो आपको जो एच दिया जाता है ना वो सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर वो इस यहाँ तक उसको बोलते हैं एच बोलते हैं। तो अगर आप आर प्लस एच करें तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप स्मॉल आर बोलते हैं। और तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट एनी हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय, यहीं से फार्मूला निकाल के उसने ये वाला फार्मूला निकाल वो रख दिया है। रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरफ इंटरनेट की इशू है, क्योंकि मेरी तरफ वॉइस सही जा रही है। किस किस को मेरी आवाज सही आ रही है?
The next absolute potential energy at the center of earth is zero. कैसे जीरो होती है? जब आपका R जो होता है यहाँ पर आप ना इन्फिनिटी आता है, जीरो नहीं आता, क्योंकि अगर आपका ये R जीरो हो जाता है तो फिर आप उसको वो फिर किसके इक्वल आ जाता है? वो इन्फिनिटी के इक्वल आ जाता है। तो ये इसको करेक्ट कर लें। एट सेंटर ऑफ अर्थ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इनफाइनाइट एंड एट इन्फिनिटी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। क्योंकि जब आपका R इन्फिनिटी हो जाता है फिर आपकी वैल्यू क्या आ जाती है? फिर आपकी वैल्यू जीरो आती है। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट और दूसरा इन्फिनिटी पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। नेक्स्ट अब आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क एनर्जी जितना 4-5 बजे बच्चे फ्री नहीं होते, हमारा इरादा तो था कि 4-5 बजे क्लास लें, लेकिन जो स्टूडेंट है वो मोस्टली जॉबियस होती हैं, इसलिए वो 4-5 बजे अवेलेबल नहीं होती। इसलिए तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। जो आप वर्क डन करती हैं वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है। उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बोलते हैं। If work done on the body is positive, then energy increases. If work done on the body is negative, then energy decreases. Work done on the body is zero, then energy remains constant. ये 3 MCQ में है। Work done by conservative force is zero, then potential energy is zero. जैसे ये फार्मूला है ना कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कह रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव फोल्ड होता है, फील्ड होता है, उसमें चूंकि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो जीरो होता है, यानी कि फोर्स जो होती है वो वर्क डन कर ही नहीं रही, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से आता है? अगेंस्ट द फील्ड अगर हम वो काम करें तब वर्क डन होता है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्योंकि वर्क डन जीरो होता है, तो वर्क डन जीरो होता है, इसका मतलब है कि वो पोटेंशियल एनर्जी बाहरी स्टोर ही नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तभी स्टोर होती है जब आप अगेंस्ट द फील्ड आप वर्क डन करती हैं। क्योंकि वर्क डन है ही जीरो तो फिर इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर नहीं होगी। तो उस केस में आपके जो वर्क डन है वो काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। If work is done by conservative force while keeping the body in equilibrium, then kinetic energy is zero. तो बॉडी कीप इन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कि आपने बॉडी को इतना स्लोली मूव करवाना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके मोमेंटम में तब्दीली ना आए। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि कीपिंग द, जब आप वो क्या वहां पर लिखा होगा कि आपने चार्ज को इस तरह मूव करवाना है कि उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब ना हो। तो अगर आप इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती हैं, जिसका मतलब है आप इतनी स्लोली आपने मूव करवाया बॉडी को कि उसके किसी पैरामीटर में, यानी कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। जरा चेंज हुआ था मतलब ऑलमोस्ट जीरो चेंज आता है। तो जब स्पीड में ऑलमोस्ट जीरो चेंज आता है मतलब फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी जीरो चेंज आएगा। तो ये 2 MCQ में अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो होता है, वो जो हमेशा होता है, तो जो आपका वर्क डन वो चेंज काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। अगर आप इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके जाएंगे तो फिर आपका जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। बाकी यही MCQ है कि जब वर्क डन करती हैं पॉजिटिव तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। इफ वर्क डन ऑन द बॉडी इज पॉजिटिव देन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस।
इफ बॉडी इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट देन इनिशियल वेलोसिटी 0, तो फिर आपके ये वाले फार्मूले बन जाते हैं। इफ 100,000 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ कार मूविंग विद वेलोसिटी, क्योंकि स्टॉप अ कार है ना, मतलब फिर आप जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 होने का मतलब है कि हाफ एम बी एफ, ये वाला जो पैरामीटर है ये क्या हो गया, ये 0 हो गया है। तो आप क्या यूज करेंगे, वर्क डन। वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ डी के, और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 0 है तो माइनस इनिशियल। एब्सोल्यूट का मतलब होता है आपका एक पॉइंट एक इंफिनिटी पे होता है, उस वक्त फिर आप उसको एब्सोल्यूट का नाम देती हैं तानिया। या दो ही पॉइंट होते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है दो पॉइंट के दरमियान आपने जो वर्क डन किया है, उसको आप जितना वो वर्क डन करते हैं वो बॉडी में इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। क्ले की यार सर अच्छी बुक है कारवान, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। वो कह रहे हैं कि अगर आप 1000 न्यूटन फोर्स आप रिक्वायर्ड है टू स्टॉप अ कार मूविंग विद इट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, then force required to stop the same car in same distance when it is moving with velocity 20 मीटर पर सेकंड। तो ये फार्मूला क्या कहता है कि आपकी जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, सेम डिस्टेंस का मतलब है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए दो पॉइंट्स की हमें जरूरत होती है। तो जब आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात करती हैं तो आपका जो एक पॉइंट वो फील्ड के अंदर होता है, तो दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पर होता है, उसको आप बोलती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी तानिया, ये मैंने वर्ड नहीं सुना होगा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का वो लफ्ज होता है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का वो मैंने नहीं पढ़ा होगा। आपने अगर कहीं से पढ़ा हो तो वो फिर मुझे दिखा दीजिएगा। तो चूंकि डिस्टेंस भी हमारा कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हमारी जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है, वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है। तो आपने वेलोसिटी को 2 टाइम्स बढ़ाया तो फिर आपको फोर्स को 4 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर इसका आंसर है 4000 न्यूटन। when what is force required to accelerate an object of mass 1 kg from rest का मतलब है कि इनिशियल उसका 0 हो गया है, टू अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड इन द डिस्टेंस 10 मीटर, तो आपकी जो इनिशियल आपका काइनेटिक एनर्जी वो खत्म हो गई है, तो अब आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो फोर्स आपने मालूम करनी है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, मैथ भी आपको दिया हुआ है और वेलोसिटी भी फाइनल दी हुई है, तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.8 न्यूटन आ जाएगा। और आप जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन आपकी जो सारी जो है काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब एयर फ्रिक्शन आपकी 0 होती है, 100% कन्वर्जन आपको मिलती है, यानी कि तब आपका फार्मूला क्या बन जाता है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या ये तो वैसे कॉन्स्टेंट